डियर स्टूडेंट, डियर व्यूअर्स, आज हमें डिस्कस करना है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर टॉपिक जो रिसेंटली कुछ 4 से 5 दिनों से बहुत ज़्यादा डिबेट में है, जिसे हम बोलते हैं गलवान वैली फेस ऑफ, या फिर आप वैसे भी बोल सकते हैं गलवान वैली क्राइसिस। तो ये सीधे सीधे आपका जनरल स्टडी पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन वाले सेक्शन पे फॉल कर रहा है। ये यूपीएससी के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही, प्लस एमपीपीएससी का जो 2020 का रीसेंट सिलेबस है उसमें भी एक सेक्शन है जिसे बोलते हैं बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल नेबरिंग रिलेशन, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जल्दी से चालू करते हैं हमारा जो प्रोग्राम है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन टॉक, और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। इंडिया और चाइना के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखा जा रहा है, और अगर इसको हमें समझना है तो हमें दो बातें समझनी पड़ेगी। पहला तो हमें जानना है चाइना की फॉरेन पॉलिसी। अगर गहराई से समझना है तो पहला जानना है चाइना की फॉरेन पॉलिसी। आप लोग भाई घबराइए मत, बस इसको देखिए कि चाइना की फॉरेन पॉलिसी क्या है, इंडिया तो जानते नहीं। सब चीज बनेगा आपको। इंटरनेशनल रिलेशन कोई रॉकेट साइंस जैसा सब्जेक्ट ही है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बिल्कुल बैकग्राउंड बनाते चलूंगा, फिर धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट में जाएंगे, ठीक है। और फिर दूसरे तरफ हमें जानना है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो अच्छा, फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। तो हमारे सामने दो टॉपिक आ गए। इसको मैं मान के चलता हूं ए, और मैं इसको मान के चलता हूं बी, चाइना की फॉरेन पॉलिसी, और दूसरी तरफ हम देखेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स दी चाइना। और आपके करंट डायमेंशन सब क्लियर हो जाएंगे। प्री के कंटेक्स्ट में भी मैं काफी चीजें सारे डेवलप कर दूंगा, और मेंस के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चाइना की फॉरेन पॉलिसी में हमें 3 से 4 चीजें जानना है, 4 बातों पे हमें गौर करना है। पहला तो जानना है ये वन चाइना पॉलिसी क्या है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाके मैं एक ब्रीफ में समझाऊंगा, नहीं तो वीडियो लेंथ काफी बढ़ जाएगा। वन चाइना पॉलिसी क्या है, फिर रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुआ है जिसे बोलते हैं कीप क्रिपलिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। जो डायरेक्टली एसोसिएटेड है गलवान फेस ऑफ से रिलेटेड है, जिसे हम बोलते हैं कीपिंग क्रिपलिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। फिर उसके बाद में हम जानने की कोशिश करके कि भाई ये गलवान में क्या दिक्कतें हैं, गलवान सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं। और फाइनली हम जानने की कोशिश करें ये चाइना ये इतना रायता क्यों फैला रहा है। पहले तो कोविड-19 फैला दिया, अब गलवान सेक्टर में आ गया, क्या कारण है ऐसा। तो हमारे साथ में जो सामने जो सब टॉपिक्स आ गए, मैं मान के चलता हूँ A1, इसको लेता हूँ A2, A3, और इसको ले लेता हूँ A4। तो आप लोग ये सब टॉपिक्स ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं किससे, वन चाइना पॉलिसी से। अब देखिए, ये जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी का ही मतलब होता है कि एक ही स्टेट रहेगा, सोवरिंग रहेगा,
सोवरिंग स्टेट रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, चाइना। आप ऐसे सिंपल समझने की कोशिश कीजिए, एक ही के प्रभुसत्ता के अंतर्गत काफी सारे देश काम करेंगे, वो है वन चाइना पॉलिसी। इसको हम एक प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समझ लेते हैं चाइना, और ये जो वन चाइना पॉलिसी है उसका मतलब ही होता है कि एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी का इंटीग्रल पार्ट है, वो है जिसे बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल पॉलिसी। इसका सरल मतलब ये है कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी का मतलब ही ये होता है कि वो अपनी टेरिटोरियल एरिया को एक्सपैंड करता है, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्या करता, बढ़ाता है, और बढ़ाने के साथ साथ दूसरे देश के छोटे छोटे कमजोर देश के बाउंड्रीज को इंक्रोच करके घुसता है और क्या करता है, वहां पे इंक्रोचमेंट करके अपने एरिया में ले आता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये चाइना है, ये अपने एरिया क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, अपनी टेरिटरीज को क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और दूसरे देशों के साथ में छोटे छोटे जो देश है उनको इंक्रोचमेंट करता है। और जो छोटे देश हैं वो क्या करेंगे, वो चलेंगे इसी के सोवरेनिटी के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, चाइना के साथ में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेट। और इसकी दिली इच्छा ये है, इसने जैसे कि ताइवान लेके गया, अक्साई चिन लेके गया 1962 में, और अब दिली इच्छा ये कि भाई लद्दाख में भी क्या करूं, मैं इंक्रोच कर लूं। और लद्दाख में जो अभी रिसेंटली जो वन चाइना पॉलिसी, एक्सपेंशन पॉलिसी के अंडर में ये इंक्रोचमेंट कर रहा है, जो अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बना हुआ है जिसे बोलते हैं लद्दाख। लद्दाख का आपका गलवान सेक्टर, यहाँ पे अभी रिसेंटली क्या कर रहा है, ये इंक्रोचमेंट कर रहा है, जो बहुत बुरी तरीके से अब भारत सरकार उसको रिटेलिएट करने वाली है, काउंटर करने वाली है। तो इतनी चीज मैं मान के चलूं कि आपको समझ आ गई होगी। समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर उसके बाद रिवाइंड कीजिए, तो आपको चीजें समझ आएगी। वीडियो एंड तक देखिए, तब आपको सारी चीजें क्लियर होगी। तो इतनी चीज मैं मान के चलूं कि आपको क्लियर है। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं जिसे बोलते हैं कीप क्रिपलिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। चलिए हम जल्दी से एंटर करते हैं, कीप क्रिपलिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। इसी प्रकार की कुछ स्ट्रैटेजी चाइना अपना रहा है गलवान सेक्टर में। इसको आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जिसे बोलते हैं कीप क्रिपलिंग फॉरवर्ड पॉलिसी। इंच बाय इंच, माइल बाय माइल आगे बढ़ते चलो। आप ऐसे समझ लीजिए, चाइनीज आर्मी को ये टूल्स की तरह यूज करता है चाइनीज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। अब आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 कदम आगे बढ़ी चाइना की आर्मी, और 3 कदम आगे बढ़ी तो वहीं पे काउंटर करने के लिए कौन है, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने क्या किया, उनको 2 कदम पीछे में धकेल दिया। चाइनीज आर्मी बेसिकली क्या की, 3 कदम आगे बढ़ी, 3 इंच आगे बढ़ लीजिए या 3 फीट आगे बढ़ लीजिए, और यहाँ पे इसको काउंटर कर रही है कौन, यहाँ पे काउंटर कर रहा है इसको इंडियन आर्मी। इसको 2 कदम पीछे क्या कर दिया, धकेल दिया, मगर फिर भी 1 कदम तो आगे हो ही गई ना। आपको ये चीज समझ आए, मतलब आप 3 कदम आगे बढ़े, 2 कदम पीछे चले, 2 कदम पीछे चले तो एक जो पीछे वाला एरिया है 1 फीट आप आगे तो बढ़ गए। अब जब 1 फीट आगे बढ़े तो वो पूरे एरिया को इसने धीरे से क्या कर दिया, क्लेम कर दिया कि ये पूरा एरिया कैसा है, ये पूरा एरिया मेरा है।
और इसकी बुरी नज़र कहाँ कहाँ है, एक तो गलवान सेक्टर, दूसरा है आपका ईस्टर्न लद्दाख और स्प्रिंग वाला एरिया। ये पूरे एरिया में एक ही चीज पॉलिसी को, और ये क्रिपलिंग पॉलिसी एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, वन चाइना पॉलिसी का। तो अब हम जल्दी से एंटर करेंगे कि ये गलवान वैली रीजन में क्या दिक्कतें हो रही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें क्या कर रही है, क्या इसके पीछे इम्प्लीकेशन है। तो हम इसको जानने की कोशिश करेंगे ब्रीफ में। गलवान सेक्टर के बारे में जानना है तो आपको दो बातें जानना है। पहला है जिसे बोलते हैं इस पूरे सेक्टर का जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस, किसके कंटेक्स्ट में, चाइना के कंटेक्स्ट में। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि यहाँ पे मिलिट्री एक्शन क्यों ले रहा है चाइना। इंडिया वाला सेक्शन बी वाला पार्ट है, पहले ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद किस प्रकार से चाइना को काउंटर कर रहा है इंडिया, उसको हम करेंगे। सो जियो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस जानने के लिए हमें जानना है कुछ मैप, कुछ मैपिंग के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे और 4 मैप हम जान लेंगे तो आपका ऑलमोस्ट एक पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से ये चाइना जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। 4 मैप आप जान लीजिए। देखिए पहला मैप मैं एक रफ बना देता हूं। ये है अरुणाचल प्रदेश, यहां पे मैं ले लेता हूं सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहां पे है लद्दाख। ये जो आप लाइन दिख रहे हैं यहां पे, इसी को बोलते हैं LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वैसे तो इसके 2 नाम हैं। ये अनडिमार्क्ड बाउंड्री है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये लूज बाउंड्री है। और जब ब्रिटिश हुआ करते थे 1914 में, तो यही एरिया, ये पूरा एरिया को बोला जाता था आपका मैकमोहन लाइन, ठीक है। एट प्रेजेंट अभी हम ये कैसा ये कंसीडर कर रहे हैं, इसी एरिया को कंसीडर करें LAC। कहां से चालू है आपका, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। तो आपको इतनी पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि चाइना से बाउंड्री जो शेयर कर रहा है वो है 4 स्टेट्स और एक एट प्रेजेंट यूटी, यूनियन टेरिटरी। 31 अक्टूबर के पहले जम्मू कश्मीर ही पूरा बाउंड्री शेयर करता था। एट प्रेजेंट लद्दाख जो है यूटी बन गया है, तो एक यूनियन टेरिटरी और 4 स्टेट चाइना से बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ चाइना, क्योंकि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया है तिब्बत। वैसे तो तिब्बत को बोला गया है कि एक ऑटोनॉमस रीजन है, एक ऑटोनॉमस रीजन है, बट ये भी पॉलिसी, ये भी पार्ट है किसका, वन चाइना पॉलिसी का। ये भी पार्ट है किसका, ये भी पार्ट है वन चाइना पॉलिसी का। और इसको भी हथियार लिया है किसने, चाइना ने। यानी कि इस तिब्बत में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो पूरा चलता है चाइना का। तो आपको इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं चाइना से जो बाउंड्री शेयर कर रहा है, यानी कि तिब्बत चाइना से जो बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। अब देखिए कैसे सेक्टर्स डिवाइडेड, और टोटल जो ये LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, अराउंड कुछ 405
6 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये कैसे बाउंड्रीज शेयर कर रहा है, यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को मिला के बनता है आपका, जिसे बोलते हैं ईस्टर्न सेक्टर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिला के बनता है आपका मिडिल सेक्टर। लद्दाख वाले एरिया को मिला के बनता है आपका वेस्टर्न सेक्टर। तो आपको इतने सेक्टर क्लियर हो गए। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश दैट इज नोन एज ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर एंड लद्दाख एरिया इज नोन एज अ वेस्टर्न सेक्टर। ठीक है, अब हम जल्दी से एंटर करते हैं सेकंड वाले मैप में। जल्दी सेकंड वाले मैप को जानेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कैसे, किस प्रकार से, किस एरिया में अभी करंट में दिक्कत है। देखिए ये जो एरिया है जिसे बोलते हैं अक्साई चिन, ये जो बीच का मैं रेंज बना रहा हूं, इस रेंज को हम बोलते हैं काराकोरम रेंज। ये पूरा एरिया कैसा है, काराकोरम रेंज। और जहां पे अभी रिसेंट क्राइसिस है उसे बोलते हैं, वो एरिया इस जगह पे कहीं डिमांड होता है, जिसे हम बोलते हैं गलवान वैली। ये जो काराकोरम रेंज है एक्सटेंडेड है अफगानिस्तान तक का, पूरा एक्सटेंडेड कहां तक का है, अफगानिस्तान तक का। उसके जस्ट बाजू में यहाँ पे है आपका लद्दाख, ये है आपका अक्साई चिन। अब अक्साई चिन हमने खो दिया था 1962 के टाइम में। अक्साई चिन एट प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है चाइना के थ्रू। ये जो अक्साई चिन का एरिया है इसे बोलते हैं कोल्ड फ्रोजन डेजर्ट। यहां पे एक तिनका भी नहीं उगता है, इतना ठंडा रहता है। और हमारे लीडर, हमारे उस समय के प्राइम मिनिस्टर चाचा नेहरू ने बोला कि यहाँ तिनका भी नहीं उगता है, तो इस जगह पे हम क्यों व्यर्थ में लड़े, हमारे सैनिक को क्यों झोंके इस जगह पे। तो एक अलग कहानी है। तो हम जल्दी देख लेते हैं स्टेटस अक्साई चिन का, गलवान वैली का। देखिए अक्साई चिन का कहानी इस प्रकार की है, वो है 1962 के टाइम पे। 1962 हम बोल सकते हैं सितंबर 1962 से लेके नवंबर 1962 तक का इंडो चाइना वॉर चला। और ऐसा बोला जाता है कि अक्साई चिन में तो लड़ाई ही नहीं हुआ, सीधे चाचा नेहरू ने ये पूरा एरिया ही दे दिया, किसको उठा के चाइना को दे दिया, जाने दिया, बोले जान दो। अब देखिए इस जगह पे सिचुएशन कैसी थी जब ये 1962 में जब वॉर हो रहा था, तो एक ही जगह पे नहीं हो रहा था, दो सेक्टर में हो रहा था। एक है जिसे बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर और दूसरा है ईस्टर्न सेक्टर। तो चाइना ने दो फ्रंट खोला था 1962 में। ईस्टर्न सेक्टर वाला एरिया आपका वही अरुणाचल प्रदेश प्लस आपका सिक्किम, बट ये फ्रंट खुला था कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, जो आज भी क्लेम करता है सर्टेन एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश का। और सिचुएशन ऐसा था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के सामने कि अरुणाचल प्रदेश को बचाए कि लद्दाख को बचाए। और लद्दाख की अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन की अगर हम बात करें तो वहां पे अक्साई चिन में ऐसा बोला जाता है कि कोल्ड फ्रोजन डेजर्ट है। तो पॉलिसी मेकर जो है उनने डिसाइड किया कि हम
बचाएंगे किसको? अरुणाचल प्रदेश सेक्टर को लद्दाख का अक्साई चिन जाने दिया, छोड़ दिया बोल सकते। अब रीसेंट अगर कंडीशन में उस चीज को लिंक करके कोशिश करें जानने की, जो एरिया रीसेंट एरिया है जिसे बोलते हैं गलवान वैली, तो गलवान वैली के पीछे भी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक गडरवारा या चरहा हुआ करता था, उसका नाम था गलवान। उस जगह के नाम से वो एरिया का नाम पड़ गया और वहां पे एक नदी भी बहती है जिसे बोलते हैं गलवान नदी। अब बेसिकली रीसेंट कंडीशन में किस जगह पे दिक्कत है? ये जो गलवान वैली है, ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 40, जहां पे हमारे जवान शहीद हो गए। पेट्रोलिंग पॉइंट 40। और ये पेट्रोलिंग पॉइंट के 14 का सिचुएशन कैसा है देख लीजिए। यहाँ पे है इंडिया, यहाँ पे है चाइना, जो कि अक्साई चिन में घुसा हुआ है। और इसी दिन यानी कि 15 जून को जो झड़प हुई वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में ही, जब पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में ही जब हमारे जवान लोग ड्यूटी दे रहे थे, उधर ही पे झड़प हुई। और झड़प होने के टाइम पे ही ये पूरा इंसिडेंट हुआ। अब देखिए बेसिकली होता क्या है कि कोई भी देश इंडिया रहे, अफगानिस्तान रहे, वो अपने एरिया की बाउंड्रीज का क्या करता है, बॉर्डर्स का क्या करता है, बॉर्डर मैनेजमेंट करता है। हक है, अपनी आर्मी को क्या करता है वहां पे लगा के रखता है। तो यहाँ पे चाइना जो अक्साई चिन में घुसा हुआ है और यहाँ पे इंडिया जो अपने बॉर्डर मैनेजमेंट को मैनेज कर रही है। और पॉइंट कौन सा है जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट 14। उस जगह पे इंडिया अपने बॉर्डर मैनेजमेंट करे। क्यों? अब हमें यहीं से जानना है। जो आपका थर्ड वाला मैप है वो आपकी पिक्चर को बहुत क्लियर कर देगा, एक क्लियरिटी ले आएगा कि एक्चुअल में कंडीशन क्यों है। और चाइना, तो हमारे सामने एक रेफरेंस पॉइंट आ गया और रेफरेंस पॉइंट के लिए मैं लेके चलता हूं पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को। आपको लोकेशन क्लियर हो गई होगी। ये है इंडिया का मैप, जहां पे काराकोरम रेंज, यहां पे है आपका अक्साई चिन, और ये है आपका गलवान वैली। गलवान वैली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इंडिया के डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए यहां पे है लद्दाख। अब देखिए यहां पे सिचुएशन कैसी है। 1972 में इस एरिया में चाइना ने क्या किया, अपना हाईवे को क्या कर दिया, डेवलप कर दिया। ठीक, इंडिया ने रिसेंटली इसी जगह को जस्ट टच करते हुए, यानी कि ये आपका लद्दाख, ये है आपका इंडियन मेनलैंड, इसी जगह को टच करते हुए जो एरिया कहलाता है आपका गलवान वैली से बिल्कुल टच करते हुए एक फीडर रोड को डेवलप किया, जो कि पॉइंट ए यहां से लेके वो कहां तक जाता है, वो जाता है आपका, वो जो फीडर है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का जाता है, ये आपका फीडर रोड है। तो फीडर रोड का मतलब ही होता है कि जो मेन लैंड है उससे कनेक्ट कर रहा है क्या, ये फीडर रोड पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी। और ये दोनों लोकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझने की कोशिश कीजिए, अगर ये LAC को क्रॉस करके चाइनीज आर्मी अगर ये फीडर रोड के अंदर आ जाए तो लद्दाख का जो मेन कनेक्टिविटी है इंडिया से वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और डरा धमका के हो ऐसा भी सकता है कि वहां के लोगों को अपने अंदर रैप्चर कर ले कौन, चाइना। ऐसे भी सिचुएशन आ सकती है। और इस सबके बीच में जो मेन पॉइंट है वो है आपका गलवान वैली, और गलवान वैली का PP यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जहां पे हमारे जवान तैनात है और जहां पे 15 जून को जो इंसिडेंट हुआ कि उनकी कोशिश करेंगे। एक डिबेट ये चल रहा है कि वो निहत्ते थे, क्यों वो मार नहीं पाए, क्या ऐसा कारण बना, तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे।
जल्दी से। अब जब वो मारा गया तो उसके पीछे भी एक फोर्थ हम जल्दी से मैप देख लेते हैं, तो आपको पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी कि चाइना के पेट में क्यों दर्द हो गया, उसने कहां का बदला निकाला और क्या सिचुएशन है एक्चुअल में। पहला दूसरा मैप में तो आपको बहुत सारी क्लियरिटी हो गई होगी। अब हम जल्दी से जान लेते हैं फोर्थ मैप। फोर्थ मैप, इस तरफ हम एक मैप बना लेते हैं। इधर पे बैठा हुआ पाकिस्तान, इधर पे बैठा है चाइना। हिंदी चीनी भाई भाई कभी बोलते थे। देखिए, फोर्थ मैप को जानना है तो हमें दो बाउंड्री जाननी होगी। एक तरफ है आपका LOC और एक तरफ है आपका LAC, जो एक्सटेंडेड है कहां तक का, आपका अरुणाचल प्रदेश तक। मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए, LAC के यहां पे ही आपका अक्साई चीन का एरिया है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है, चाइना। और यहां पे POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कौन, पाकिस्तान। ऐसे ही हमारा मैप है, कुछ इसी प्रकार का कुछ एरिया। और यहाँ पे आपका जा रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर, हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है, बोल सकते हैं। अब देखिए क्या दिक्कत है एक्चुअल में। थोड़ा हमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, बिल्कुल करंट बैकग्राउंड पे। अब देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को एक बड़ी घटना हुई जिसे हम बोलते हैं आर्टिकल 370 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने एब्रोगेट कर दिया, निरस्त कर दिया। आई रिपीट अ टर्म, एब्रोगेट, निरस्त कर दिया। और जैसे ही निरस्त किया, आपको यह भी पता होगा, साइड बाय साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर आर्टिकल 2 और 3 के तहत एक बिल प्रेजेंट किया था जिसे हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ये भी प्रेजेंट किया गया, जो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि वो किसी भी बाउंड्रीज को डिलिमिट करे, चेंजेस करे अंडर सेक्शन 2, आर्टिकल 2 और 3। 3 को ज्यादा एक्सरसाइज करती है, 2 का एक अलग प्रोविजन है, वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, यहां पे सिचुएशन कैसे हो गई कि जैसे ही बिल पास हुआ, अभी रिसेंटली ये जम्मू और कश्मीर जो है, ये बिल इफेक्ट में आया अभी बिल्कुल रिसेंटली। हमारे इंडियाज बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल के बर्थडे के दिन 31 अक्टूबर 2019 के दिन ये पूरा की पूरा क्या गया, एक्सरसाइज होते हुए ये जम्मू और कश्मीर का स्टेट रीऑर्गेनाइज हुआ और एक नई लकीर खिंच गई। और नई लकीर कैसी है, वो इस प्रकार की है। यहां पे है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और यहां पे है लद्दाख, जो कि क्या है, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है। सेक्शन 2 के अंडर में DOPT के पास में पावर है, आर्टिकल 2 के अंदर में पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में पावर है कि जितने भी यूनियन टेरिटरी है वो गवर्न करे लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू वाया चैनलाइज्ड वे ऑफ PMO एंड DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। मतलब इसको सरल तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, केंद्र सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि यूनियन टेरिटरी को अपने कस्टडी में लेके वो गवर्न करे, अपने हिसाब से गवर्न कर सकती है, क्योंकि पूरा गवर्नेंस जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और पूरा डायरेक्टली सेंट्रल के कंट्रोल में है। जब सेंट्रल के कंट्रोल में है, इस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बिल में यह भी बोला गया कि हम जो डेट लेके चलेंगे
वो लेके चलेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन। एक मैंने और एक वीडियो बनाया है जम्मू कश्मीर के वेदर के ऊपर, वेदर फोरकास्टिंग के ऊपर, मीरपुर मुजफ्फराबाद के ऊपर। तो वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी आएगी, समझ सब कुछ आएगा। अभी भी नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, क्लियरिटी काफी आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन और एक्सेशन क्या बोलता है, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन वाला एरिया दोनों के दोनों ही इंटीग्रल पार्ट है जाएगा, वो होगा इंडिया का। बिकॉज इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर का जो एरिया है उस एरिया में इंक्रोचमेंट पाकिस्तान ने भी किया और चाइना ने भी किया। और रीसेंट कंडीशन के हिसाब से प्रेजेंट गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम अब ये पीओके भी वाला एरिया इंडिया में लेके आएंगे और अक्साई चीन वाला भी एरिया इंडिया में लेके आएंगे। और पेट में दर्द हो जाएगा दो लोगों को, एक तो है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो कुछ कर नहीं सकता, चाइना तो बहुत कुछ कर जा रहा है। तो आपको इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। अब जब ये बोल दिया इतनी चीज, अब पेट में दर्द हो गई। और आज के तारीख में यानी कि 15 जून को एक अच्छा मौका मिल गया। भारत ऑलरेडी टेंशन के दौर से गुजर रहा था। कोविड-19 की महामारी, ग्लोबल पेंडेमिक का असर इंडिया में भी हुआ। आज 3,80,000 पेशेंट्स हो चुके हैं टोटल, और लॉकडाउन से गुजर के बाहर निकले ही है, ऑलरेडी क्राइसिस में है। और यहाँ पे तुरंत चाइना ने कर दिया मिलिट्री एक्शन। अब प्रश्न आता है कि मिलिट्री एक्शन का कोई ना कोई क्या होगा, इंपैक्ट होगा। कोई ना कोई क्या होगा, इंपैक्ट होगा। बोला जाता है ना, एक्शन रिएक्शन। तो हम जानने की कोशिश करेंगे ये मिलिट्री एक्शन का क्या इंपैक्ट है इस सब के पीछे। ये जो मिलिट्री एक्शन लिया, हमारे जवान को बहुत निर्दयता से मारा, इसके पीछे कुछ प्रभाव पड़े। प्रभाव दो जगह पड़ रहा है, एक तो इंडिया में और दूसरा है चाइना। तो पहले मैं इंडिया वाला बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद चाइना में बात कर लूंगा, चाइना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज तो ये सीधे सीधे 31 अक्टूबर का रिप्लाई दिया है, जब हमारे होम मिनिस्टर ने ये क्लियर कर दिया कि जम्मू कश्मीर का पीओके वाला एरिया वो भी इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, प्लस अक्साई चीन भी इंटीग्रल पार्ट है जो लद्दाख टेरिटरी में हम मर्ज करके लेके आएंगे। अब सोवरेनिटी के ऊपर कैसे चैलेंज करे गवर्नमेंट की। तो जैसे ही अटैक किया गलवान रीजन में पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में जो जवानों के ऊपर, तो सीधे सीधे हमारे देश का सोवरेनिटी के ऊपर क्या है, चैलेंज किया। याद कीजिए वो स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने बोला कि हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी से कोई भी खिलवाड़ होते हुए नहीं देखेंगे। तो सीधे सीधे ये सोवरेनिटी के ऊपर चैलेंज है, जिसे हम बोलते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के ऊपर चैलेंज है। और आर्मी पर्सन को जो मारा गया 20 लोगों को, तो ये चैलेंज कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। किसने? चल हुस्सा ने काम किया, खुद तू करते। अब देखिए बेसिकली चाइना क्या कर रहा है, चाइना कर रहा है वायलेशन। वायलेशन किसका कर रहा है? कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट का। बायलैटरल मतलब दो देश जब मिलके एग्रीमेंट साइन करते हैं उसे बोलते हैं बायलैटरल। 3 देश मिलके करते हैं ट्राइलैटरल होता है। 3 से अधिक 5, 10 जितने भी आ जाए, 4 अभी लग जाए तो वो कहलाता है मल्टीलैटरल। तो ये बायलैटरल एग्रीमेंट था, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्टी थी, इंडिया और दूसरा कौन है, चाइना। अब देखिए ये बायलैटरल ट्रीटी पूरा किस पे था, पीस।
पीस प्रोसेस पता, और पीस प्रोसेस की जगह पे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि डिमार्क्ड अनडिमार्क्ड है, 1959 से खिंचा हुआ है। अब ये वायलेंस ने कैसा किया है, 1993 के भी एग्रीमेंट को वायलेंस किया, 1996 के भी, और तीसरा है 2013 का। इसी को ही हम बेस बना के चलेंगे और हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध नेता का जवाब भी हम देने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे सैनिक निहत्थे थे, क्या हमारे सैनिक ने कार्रवाई क्यों नहीं की, क्या ऐसे कारण बने। तो पहले मैं लेके चलता हूं 1993 की एग्रीमेंट, जो चाइना ने 15 जून को क्या किया, वायलेंस किया। 1993 का एग्रीमेंट बेसिकली क्या बोलता है, ये बोलता है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी दोनों साइड LAC के, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, ये है आपका LAC, यहां पे इंडिया के सैनिक खड़े हैं, यहां पे चाइना के। कनेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, वो है आपका जिसे बोलते हैं गलवान वैली। ये गलवान वैली एक एक्सेस, मेजर एक्सेस पॉइंट है किसका, वो लद्दाख मेनलैंड का। अगर वहां पे चाइनीज आर्मी आ गई और इंक्रोच कर लिया कहां पे, हाईवे में, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इंडिया को। उधर पे बॉर्डर मैनेजमेंट कर रहे हैं हमारी आर्मी। एग्रीमेंट ये बोलता है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी का तात्पर्य है कि ना आप वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे ना हम कोई करेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, सिर्फ आर्मी ऐसे स्टैंड ऑफ पे रहेगी, खड़ी रहेगी बस, फेस टू फेस। बातचीत होगी सिर्फ और सिर्फ कैसे, डिप्लोमेटिकल चैनल के थ्रू। और ये 3 साल तक का क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। बट 1996 में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। अब ये बड़ा डेवलपमेंट क्या है, 1996 का आर्टिकल 6 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पहला चीज ये बोलता है ये एग्रीमेंट कि बॉर्डर पर्सन सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपने ऊपर, बॉर्डर पर्सन सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे अपने ऊपर। इसका तात्पर्य मतलब ये है कि बॉर्डर का व्यक्ति जो बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए आया है, वो ना यहां जंप मार के जाएंगे ना यहां पे यहां आएंगे, तो सेल्फ रेस्ट्रिक्शन लगाए। पहला बातचीत हो गई वही डिप्लोमेटिकल चैनल से। और सेक्शन LAC का 2 किलोमीटर का एरिया, मींस LAC के पास के जो 2 किलोमीटर का एरिया है, वहां पे कोई भी टर्म बड़ा क्लियर बोलता है, प्रोहिबिटेड, और रोक है किस चीज के लिए, ओपन फायरिंग के लिए, आर्म्स वेपन के लिए, इनफैक्ट स्मॉल फायरिंग रेंज तक नहीं बना सकता, बायोलॉजिकल वेपन्स भी नहीं हो सकता, हैजार्डस केमिकल भी नहीं हो सकता। ये सारी चीज 2 किलोमीटर तक का क्या है, प्रोहिबिटेड है। और हमारे सैनिक वहां पे आर्म्स लेके नहीं जा सकते, मींस आर्म्स तो थे बट रेसिंग ऊपर की तरफ नहीं था, वो रेसिंग डाउन टुवर्ड्स था। और अगर वो एकदम से हथियार चलाते तो वायलेंस हो जाता किसका, वो वायलेंस हो जाता आर्टिकल 6 ऑफ 1996 की ट्रीटी का। और जो बुरी तरीके से वायलेंस किया किसने, चाइना ने। चाइना ने बेसिकली क्या किया, व्हाट्सएप पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग के साइट पे ट्रेंड कर रहा है कि चाइनीज लोगों ने लोहे का तार चढ़ा हुआ रॉड लेके आया था लोगों को मारने के लिए। तो इतनी पिक्चर आपको क्लियर होगी कि सेक्शन 6 के अंडर में हमारे आर्मी वहां पे कोई भी वेपन्स नहीं ले सकती, वो प्रोहिबिटेड है, 2 किलोमीटर का एरिया। और इसी को एक्सटेंड किया 2013 में, मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, तो दोनों साइड ने स्टैब्लिश किया एक हॉटलाइन जो 2014 में इम्प्लीमेंट हुआ, और एक हेडक्वार्टर दोनों के बीच में बना दिया। अब ये जो एरिया है, एक्चुअल में अगर हम जानने की कोशिश करें, ये जियो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि अगर चाइना मेनलैंड पे आ गया कनेक्टिविटी टूट जाएगी और लद्दाख के लोग वहां चले गए तो एक बड़ी दिक्कत हो गई। तो ये जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। 1962 में तो चाइना ने एक्साइज चिन्ह ले गया और अभी पॉलिसी क्या चला रहा है जिसे बोलते हैं कीप क्रिपलिंग फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी कि 2 कदम आगे चलो, 3 कदम आगे चलो, 2 कदम पीछे बढ़ो, इंच बाय इंच, फीट बाय फीट आगे बढ़ते चलो। मगर प्रेजेंट गवर्नमेंट इसको होने नहीं देगी, इस पॉलिसी को चलने नहीं देगी, और जो कि पार्ट है किसका? वन चाइना पॉलिसी का। तो आपको इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। तो ये तो बात हुई इंडिया की तरफ से। अब यहाँ पे इस पूरी चीज का चाइना को क्या फायदा हो रहा है उसको हम जानने की कोशिश करें। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को इतना तो पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि हमारे इंडियन सैनिक जो थे, आर्मी थे, निहत्थे नहीं थे, मगर वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। प्रोटोकॉल मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि जिसे बोलते हैं आर्टिकल 6 किसका? 1996 की ट्रीटी का, 19 एग्रीमेंट का, जो इंडिया और चाइना ने के थ्रू किया। इंडियन आर्मी गोले नहीं चला सकती थी क्योंकि वो 2 किलोमीटर का एरिया प्रोहिबिटेड था। अब इनने क्या किया? इनने तैयार थे और बहुत बुरी तरीके से मारने की कोशिश की, और उसी हथियार को लेके हमारे आर्मी ने भी मारा, उसी हथियार को लेके, क्योंकि गन तो यूज हुआ नहीं। लोहे के बार्ड वायर को यूज करते हुए इन लोगों ने मारने की कोशिश की। इसमें एक दुखद घटना ये हो गई, आर्टिकल 6 को फॉलो करते हुए, उसके प्रोटोकॉल को मर्यादा रखते हुए हमारे 20 सैनिक मारे गए और उनके 30 सैनिक मारे गए। खैर दोनों ने वायलेट कर दिया, उनने ही वायलेशन चालू किया, हमने नहीं किया। अब प्रश्न आता है कि ये जो पूरा एक्शन लिया गया, इसे कहां कहां रिएक्शन हो रहा है? इंडिया का तो डायमेंशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम जल्दी से एंटर करते हैं चाइना के अंदर। 2 जगह चाइना को फायदा होगा, एक तो इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। चाइना के अंदर भी, चाइना के बाहर भी। तो चाइना के अंदर बाहर को आप ऐसे ले लेते हैं, एक तो चाइना मेनलैंड और एक तरफ हम लिखते हैं एशिया। दोनों जगह हम लेके चलते हैं। देखिए चाइना के अंदर यानी कि इंटरनल, यहां क्या फायदा हो रहा है? चाइना में एक्चुअल में पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना से है परेशान। गवर्नमेंट ऑफ चाइना यानी कि यहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से है परेशान। यहाँ पे फंडामेंटल राइट जैसा नाम की कोई चीज नहीं होती, बोलने की आजादी नहीं है, कहने की आजादी नहीं है, इंटरनेट की भी आजादी नहीं है। सभी चीज गवर्नमेंट ऑफ चाइना मॉनिटर करती है। जिस प्रकार से हम क्रिटिसिज्म करते हैं, चाइना में बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता। एक ही पार्टी के एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है शी जिनपिंग। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है कि पब्लिक के बीच में चाइना के अंदर क्या है, अनरेस्ट फैला हुआ है, एक कुंठाएं फैली हुई है, एग्रेशन फैला हुआ है पब्लिक के अंदर। और चाइना में ठीक 1949 में एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था, और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आते से 1950 आते आते पूरा क्या हो गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया। जो डेमोक्रेटिकल चाइना था वो कम्युनिस्ट चाइना बन गया। और इसी प्रकार से अभी भी देखा जा रहा है कि ईयर 2020 में यहाँ पे पब्लिक ये चाह रही है कि एक डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन आ। डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जितने भी जो ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशन करते हुए, अनकॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड करते हुए
डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करना जो जनता के द्वारा सिलेक्ट किया जाके इलेक्ट होके वो चीजें डेवलप हो। सरल तरीके से ऐसा बोले, जनता के द्वारा चुने गए हुआ जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश हो जाए चाइना में, तो एक डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन आ सकता है। और ऐसे सिचुएशन पे द्वार दस्तक दे रहा है चाइना के। तो यहाँ पे एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था 1949 में, अभी आ रहा है डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन 2020 में। अब इस डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन को सप्रेस करने के लिए लगातार चाइना काम कर रहा है, मगर इस प्रकार के एक्शन से पब्लिक के अंदर एक एग्रेसिव नेशनलिज्म की फीलिंग को भर रहा है कौन? चाइना। और नेशनलिज्म एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है। जैसे आप ऐसे सोच लीजिए, ये बालाकोट का हमला हुआ, जब हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हर एक देश व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रवाद भर गया। मैं कोई गवर्नमेंट के एजेंट की जैसा नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल बायस्ड तरीके से, अनबायस्ड तरीके से बात कर रहा हूँ। भले ही हमारे यहाँ की इकोनॉमिकल लॉसेस बहुत ज़्यादा है, राष्ट्रवाद जो हमारे यहाँ कूट कूट के भरा हुआ है, और 3 जगह हमारा राष्ट्रवाद छलकता है। सर्जिकल स्ट्राइक, डिमोनेटाइजेशन जैसा बड़ा इवेंट, या तो फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल फीलिंग है, जो करते हैं हम देश के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एग्रेसिव नेशनलिज्म भरने की कोशिश कर रहा है चाइनीज गवर्नमेंट इस प्रकार के इवेंट के थ्रू। देखो हमने एक बड़ा इवेंट कर दिया, इतना बड़ा एरिया हमने इंक्रोच कर लिया, ये कर रहा है चाइना। तो ये इम्पैक्ट हुआ किस तरफ? चाइना की तरफ। अब इम्पैक्ट जान लेते हैं एशिया में क्या होगा। कि दिली इच्छा है 2008 के बाद से कि दुनिया में राज करो, और एक इसका सबसे बड़ा सैंपल दे दिया इसने कोविड-19। चाइना की चीजें हर जगह फैली हुई है, उसी का चाइना का वायरस भी फैल गया। अब एशिया में इम्पैक्ट ये है, इसको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं। एक तरफ लेते हैं साउथ एशिया। साउथ एशिया में एक इमर्जिंग कंट्री है, वो हमारा प्यारा देश इंडिया, और इसको काउंटर कर रहा है कौन? चाइना। किसके माध्यम से? पाकिस्तान के माध्यम से, इस प्रकार की हरकतों को करके, जो होने नहीं देंगे किसी हाल में। तो यहां पे एक मेजर पावर की तरह उभर रहा है, वो है इंडिया, और उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कौन? चाइना। और अगर हम पूरा एशिया की बात करें तो अपना जो हेजीमोनी है ये बनाए रखना चाहता है छोटे छोटे देशों के बीच में, वो कौन है? चाइना। इतनी नेगेटिव चीजें सुन ली तो आपके दिमाग में बहुत जल्दी से सेक्शन खोलते हैं हमारा दूसरा वाला, जिसे बोलते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, एंटर करेंगे बी वाले सेक्शन। 2 सेक्शन में हमने डिवाइड किया था। ए, इंडिया चाइना की फॉरेन पॉलिसी देख लिया। बी सेक्शन में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। चलिए तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं। तो सेक्शन बी में हम जानने की कोशिश करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, और फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना। तो आपको इतनी चीज क्लियर हो गई कि जो इंक्रोचमेंट कर रहा है गलवान रीजन में और हमारे सैनिकों को मारा, तो ये सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चैलेंज किया किसको? सोवरेनिटी को। डायरेक्टली इसने चैलेंज कर दिया किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोवरेनिटी को। और सोवरेनिटी को जब चैलेंज किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए लगाई स्ट्रैटेजी, एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी भारत सरकार के सामने। स्ट्रैटेजी के अंदर 2 बातें। करंट सिचुएशन में अभी बिल्कुल रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करेगी? एक तरफ है करंट सिचुएशन,
और दूसरा है एक्ट ऑफ बैलेंसर। जिसे हम बोलते हैं एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। जो वर्चस्व एशिया में, साउथ एशिया में दिखा रहा है, उसको सप्रेस करने की कोशिश करिए भारत सरकार। अब प्रश्न आता है कैसे, तो हम करंट वाला जल्दी से देख लेते हैं और ब्रीफ में जानेंगे एक्ट ऑफ बैलेंसर। एक और एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे देखें। करंट सिचुएशन कैसी है, वो पूरी टेंशन स्प्रेड है लद्दाख रीजन और गलवान वैली में, और टेंशन है तो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी इंडियन आर्मी को एक चीज क्लियर बोल दिया कि आप सिचुएशन के हिसाब से वहां पे डिसीजन लो। वो एग्रीमेंट एक तरफ कर दो, क्योंकि चाइना उसका वायलेशन कर रहा है तो आप भी उसको जबरदस्त तरीके से काउंटर रिप्लाई दो। दिल्ली की तरफ आपको पूछने की जरूरत नहीं है, एक जबरदस्त पॉलिटिकल विल बताते हुए इंडियन आर्मी को खुला छोड़ दिया मींस वो ओपन है डिसीजन लेने के लिए। इसको क्लियरली हम ऐसा इंडिकेट किया जाता है जिसे बोलते हैं हार्ड कोर डिप्लोमेसी। इसको बोलते हैं हार्ड कोर डिप्लोमेसी। इजराइल जैसी कंट्री, फ्रांस जैसी कंट्री इस हार्डकोर डिप्लोमेसी को जबरदस्त एक्सरसाइज करती है, जबरदस्त काउंटर रिप्लाई करती है। वहां पे कोई सॉफ्टनेस से बात नहीं होती है, बिल्कुल एग्रेसिव रूप से सप्रेस करने की कोशिश करती है। और यही चीज किया जा रहा है अभी रिसेंटली, जहां पे टेंशन है जिसे हम बोलते हैं गलवान रीजन, तो आर्मी के हाथ में छोड़ दिया। दूसरे तरफ हमारे इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है, ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं हमारे लिए अभी रिसेंटली। कैसे? इस पॉलिसी को हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड इंटरेस्ट। अब ऐसे सिंबल समझ लीजिए, जो ऐसी कंट्री है जो कि एंटी चाइना है, उससे हमने दोस्ती कर लिया, और हमारे जो मित्र कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, उससे हमने दोस्ती कर लिया। दोस्ती तो है ही, उनके जो इंटरेस्ट, भाई चाइना बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और हम किसके ऊपर बात करेंगे, वो बात करेंगे, उसे बोलते हैं कल्चरल टाइप्स। हमारी हिस्ट्री, आपका लैंग्वेज, हमारा लैंग्वेज, दोनों एक जैसे हैं, हम एक जैसे, और आपकी सोवरेनिटी के ऊपर बिल्कुल भी हम आंच नहीं आने देंगे। और एक्सपर्ट ऐसा बोलते हैं कि जब हम डील करेंगे ये इशू पे डिप्लोमेटिकल चैनल के थ्रू, तो हम एक अलग वे में बात करेंगे। तो उसको बोल रहे हैं हम लेके चलेंगे बीजिंग डील। तो हम कैसा लेकर चल रहे हैं, एक्सपर्ट बोलते हैं जब हम डील करेंगे डिप्लोमेटिकल चैनल के थ्रू, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना, तो हम जिसे हम बोलते हैं बीजिंग डील, और इधर पे हमारे साउथ एशिया प्लस नेबरिंग कंट्रीज, इनके तरफ हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एक्सरसाइज करेंगे। कोई हमारे प्रति नेगेटिव इमेज नहीं जाने देंगे, हम पूरा पॉजिटिव इमेज के साथ में आगे बढ़ेंगे। जो काउंटर करेगा किसको, चाइना को, और चाइना के तरफ हम बहुत ज्यादा अब एग्रेसिव होंगे। इसी पॉलिसी को हम बोलते हैं, आपका जो टर्म यूज कर रहे हैं हम, कि एक कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी के साथ में हम आ रहे हैं, जिसमें चाइना की तरफ तो बहुत एग्रेसिव है, बट हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, जो चाइना के डेप्थ ट्रैप में नहीं आए हैं, उसको हम कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। मगर
ये कॉन्फिडेंस में लेना सहज नहीं है। वहीं से चालू होता है एक्ट ऑफ बैलेंसर, एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। इंडिया काम करेगा कैसे? एक्ट ऑफ बैलेंसिंग। तो समझने की कोशिश करते हैं। एक्ट ऑफ बैलेंसिंग के लिए इंडिया की गहन दोस्ती है यूएसए से, जिसे हम बोलते हैं इंडिया एंड यूएसए। और जापान, ऑस्ट्रेलिया के बाद में यूएसए ने साइन किया है 2+2 डायलॉग। मतलब इंडिया और यूएसए ने साइन किया है जिसे हम बोलते हैं 2+2 डायलॉग। अब ये 2+2 डायलॉग क्या है? ये साइन हुआ है 18 दिसंबर 2019 को, 2019, जिसे बोलते हैं 2+2 डायलॉग। और हम तीसरी कंट्री है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाद 2+2 डायलॉग साइन करने वाले। ये बेसिकली 2+2 डायलॉग बेसिकली क्या है कि एक मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म के थ्रू दोनों कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और स्ट्रैटेजिकल इंटरेस्ट को एक साथ ही डिस्कशन करेंगे। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, अमेरिका हमारा फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिकल ये साझेदार है। अब जब साझेदार है तो यूएसए ने 2019 में ही एक बिल पास कर दिया था जिसे हम बोलते हैं शिंजुआंग बिल, शिंजुआंग। अभी रिसेंटली एक्ट बन चुका है, एग्जैक्ट इसका नाम है ये। तो यूएसए ने इसलिए बहुत पहले साइन कर दिया था। अब ये बिल कैसे लिंक कर रहा है थोड़ा हम समझने की कोशिश देखिए। चाइना में ये है आपका चाइना, यहां पे एक प्रोविजन है जिसे बोलते हैं शिजुआंग प्रोविजन। यहां पे 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो है मुस्लिम्स। और चाइना ने यहां पे इतना जबरदस्त ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया है कि कुछ पूछो नहीं। लोगों को बायोमेट्रिक आइडेंटिटी से ट्रैक डाउन करता है। वहां पे जितने भी इंटरनेट है वो गवर्नमेंट के थ्रू सर्विलांस होते हैं। इनफैक्ट बुर्का पहनने की तक आजादी नहीं दे रहा है, यानी कि अपने रिलीजन को एक्सरसाइज करने तक की आजादी नहीं दे रहा है चाइना। जीना दुश्वार है वहां के लोगों का। बहुत बुरी तरीके से चाइना यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है। और यूएस ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा ठेकेदार है। इस बिल के माध्यम से ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन होगा उसके लिए यूएस पैसा सप्लाई देगा। सप्लाई क्यों? कि वहां पे लोग अपने कैटल खरीद सके और हाउसिंग डेवलप कर सके। कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल साइन किया है जिसमें चाइना के तरफ क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि वो शिजुआंग प्रोविजन में क्या कर रहा है? ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। और ये इम्पैक्ट है किसका? वो इम्पैक्ट है हमारा 2+2 डायलॉग का, क्योंकि यूएस जो है हमारा एक सबसे बड़ा साझेदार है फॉरेन पॉलिसी के अंडर में और डिफेंस मैटर में भी एक बहुत बड़ा साझेदार है। एक तरफ गवर्नमेंट बोले जाओ आप आजाद हो, जो डिसीजन लेना चाहते लीजिए, मगर उसके पीछे भी बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है वो आपका हमारा साथ दे रहा है कौन? यूएस। और कल ही बिल पास किया है, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है चाइना के ऊपर। अब ये तो बात होगी कि भाई हम इंटरनल रूप से कैसे वो कर रहे हैं। अब देखिए सिचुएशन ऐसी है, ये है आपका चाइना। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए भाई कोई कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी हमारे पास होना चाहिए। ये तो यूएस ने कर दिया। अब देखिए कैसे हम बैलेंस कर रहे हैं। हम इंटरनल फोर्सेस को यूज करेंगे। समझ लीजिए ये है चाइना, और मैंने आपको अभी बताया चाइना में 2020 में एक डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन
दस्तक दे रहा है। वहां के लोग भी परेशान हो चुके हैं चाइना से। अब इसको कंसोलिडेट कर रहा है कौन? इंडिया। किसके माध्यम से? यूएस के माध्यम से, यूएस के बिल के माध्यम से। यहां पे एक तो यहीं पे है आपका जो सबसे ज्यादा परेशान है, जिसे बोलते हैं शिंगजोंग प्रोविजन। दूसरा है थाईलैंड। दूसरा है तिब्बत। फिर है ताइवान। और यहां पे है आपका हांगकांग। ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये चाइना के मेनलैंड के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा वॉर चला सकते हैं। जैसे 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, उसी प्रकार से रिसेंटली एक डेमोक्रेटिकल रेवोल्यूशन आएगा और इसको सपोर्ट करेगा इंडिया भी और यूएस भी। कौन कौन इसमें देश हमारा साथ दे सकता है? वो है ताइवान, हांगकांग, तिब्बत और शिंगजांग में तो शिंगजांग प्रोविजन में ऑलरेडी यूएस गवर्नमेंट ने एंट्री मार चुके हैं। तो आपको एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि कैसे चीजें चल रही है। जल्दी से हम एक बार रिकलेक्ट कर लें तो हम सारी चीजों को जल्दी से क्या करते हैं? रिकलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा? चाइना की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हमने देखा कि किस प्रकार से इंडिया क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। गलवान रीजन में एंट्री बेसिकली कैसा है कि गलवान रीजन को इस प्रकार से देखा जा रहा है कि पेट में दर्द हो गया किस दिन? 31 अक्टूबर 1919 को, जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक्साइज इनको भी लेंगे और पीओके को भी लेंगे, वो की इंटीग्रल पार्ट है। और आज इन्हें मौका मिला 15 जून को। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन से गुजर चुका है, ऑलरेडी अनरेस्ट है, एक लोगों के बीच में क्या है, एक कैश क्राइसिस है, लिक्विडिटी की क्राइसिस है। और ये एक अप्रोप्रिएट मौका मिला चाइना को। अब यहां से हमने एंट्री करा दिया चाइना। फायदा कहाँ लेगा? इंटरनल डेमोक्रेसी से, इंटरनल पब्लिक से, जो पब्लिक के अंदर अनरेस्ट भरा हुआ है, इंक्रोचमेंट के थ्रू वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग को क्या कर देगा? डेवलप कर देगा। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया मैंने आपको अभी बताया किस प्रकार से ये जो चाइना के मेनलैंड है उसको 4 टुकड़े करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, और जितने भी जो एंटी चाइना एलिमेंट्स है उसको साथ लेने की कोशिश कर रहा है इंडिया। सो स्टूडेंट, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।